एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी का रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक ही लेक्चर में आपका पूरा ज्योग्राफी मतलब कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही बढ़िया रहेगा ये सेशंस। रियली आप पूरा एक बार देखिएगा एंड देन आप कहोगे वाओ, अमेजिंग सेशन होने वाला है। चलिए आप पहले खुद इस सेशन को अटेंड कीजिए, फिर बताइएगा कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ रिकॉग्नाइजेबल शेप और अ डेफिनाइट पैटर्न इन द नाइट इन द स्काई। ठीक है, तो रात को क्या होता है, रात को जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स सारे अरेंज्ड होते हैं एक रिकॉग्नाइजेबल शेप में, एक डेफिनाइट पैटर्न में। उसे क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने खुद भी देखे होंगे, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। आपने खुद देखा होगा ना, स्टार्स कैसे आपस में ज्वाइन होकर एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उसका उर्सा मेजर है, या उर्सा मेजर को ओरियन भी बोला जाता है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड विद इन विच स्पायरल शेप गैलेक्सी। यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक स्पायरल शेप गैलेक्सी के पास लोकेटेड है, और उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। वेरी गुड। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं। कह रहे, विच साइंटिस्ट फर्स्ट मैथमेटिकली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ब्लैक होल्स। यानी कि कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार मैथमेटिकली ये प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई ब्लैक होल नाम क्या भी चीज़ होती है, ब्लैक होल की भी एग्जिस्टेंस होती है। और वो काम इन्होंने किया 1915 में। किसकी हेल्प से? यूजिंग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से ये काम किया है। तो ये करने वाले और कोई नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन है। कब करा? 1915 में करा। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको क्या लगता है अप्रॉक्सीमेटली कितना समय लग जाता है कि सनलाइट को पहुंचने में सरफेस ऑफ अर्थ तक? बताइए। हाँ जी, आप फटाफट आंसर अपने माइंड में सोचा करिए, और फिर हेयर इज़ योर आंसर। 8.3 मिनट्स। यानी कि अगर रफली देखा जाए तो 500 सेकेंड। रफली देखा जाए तो कितने सेकेंड? 500 सेकेंड। गुड, गॉट इट। नेक्स्ट आइए। लिस्ट द 4 प्लैनेट्स क्लासिफाइड एज इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपको पता है कौन से होते हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट आइए। विच मून ऑफ सैटर्न इज दी ओनली, ध्यान दीजिएगा, तो मून कौन सा मून है सैटर्न का जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव अ डेंस नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। मतलब डेंस और नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। तो कौन सा मून है सैटर्न का जो सिर्फ ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें डेंस नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है? तो टाइटन। बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे, द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्राइमरली लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच टू प्लैनेट। ये हम रिविजन कर रहे हैं ना क्लास, ठीक है, तो रिविजन तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो अब आप बताइए, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो लोकेटेड है ऑर्बिट ऑफ विच टू प्लैनेट्स। जल्दी बताइए भाई, पहले क्या आएगा? मार्स और जुपिटर। आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक टर्म? अपने आप को चेक करते जाइए ना, मार्क्स दीजिएगा, काम कीजिए, अपने आप को मार्क्स दीजिएगा। मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आपके 217 में से कितने नंबर आते हैं, गिव योरसेल्फ मार्क्स, ठीक है। फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितने लेवल की ज्योग्राफी आपको आती थी। वेरी गुड। और ये मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि मैंने आपको पहले पढ़ाई नहीं है और ऐसे ही पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन आप अगर जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो ज्योग्राफी के आपको ऑलरेडी वीडियोस मिलेगी। ये उन्हीं का ही रिवीजन क्लास है। मैं अलग से कुछ नहीं लेकर आई कि ठीक है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देख ली, तो अब मैंने कहा रिवीजन होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पर तो हमें रिविजन चाहिए होती है, तो एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया जाए जिसमें आपने जो ज्योग्राफी के जितने भी हमारे लेक्चर्स देखे हैं, ज़्यादा वो भी नहीं थे, 5-6 लेक्चर्स, 3-4 लेक्चर्स आए थे, उनका रिवीजन एक ही क्लास में अगर करना है तो आप ये वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे।
What is the specific term used to describe the unique, slightly flattened at the poles and bulged at the equatorial shape of the earth? तो वो जो मतलब आपको बताया था कि हमारी अर्थ की मैम ने कैसे करके आया था, मैम ने एक वीडियो डाली थी हमारे चैनल पे जिसमें उन्होंने बताया था कि जियोइड शेप कैसी होती है, कि जियोइड शेप कैसी होती है, यूनिक, स्लाइटली फ्लैटेंड होती है पोल्स पे, एकदम स्लाइटली फ्लैटेंड होगी आपको पोल्स पे, और बर्स्ट होगी इक्वेटर शेप ऑफ अर्थ पे, जियोइड शेप कहते हैं। वेरी नाइस, मार्क्स देते चलिए खुद ईमानदारी से। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ द प्राइमरी साइंटिफिक पर्पस ऑफ द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर लोकेटेड एट द सन? ओके, बताओ प्राइमरी साइंटिफिक पर्पस क्या है जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है जो लोकेटेड है CERN पे, उसका जो प्राइमरी साइंटिफिक पर्पस होता है वो ये होता है टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक हिग्स बोसन। तो ये तो हो गया ना। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी साइंटिफिक पर्पस ऑफ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर लोकेटेड एट CERN? CERN समझते हो? चलो आप मुझे काम करना है, इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, फिर मैं बताऊंगी कि आपने कितना वीडियो ध्यान से देखा है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है इसका कि टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक हिग्स बोसन। तो यही होता है लार्ज जो आपका LHC का फंक्शन है यही होता है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आइए। और अगर आपको इस क्वेश्चन को या आपको ये लर्न नहीं हुआ है तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस इज टिल्टेड एट व्हाट एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट? तो बताओ जो अर्थ का रोटेशनल एक्सिस होता है वो टिल्टेड होता है कितने एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट? वीडियो ध्यान से देखी होगी तो पता होगा, 23.5 डिग्री। देखो जिनने नहीं भी देखी है ना, अगर उनको बहुत कम टाइम है तो वो इस वीडियो से भी काम चला सकते हो, सब रिवाइज हो जाएगा। ये फैक्ट्स ही होते हैं। अब डिटेल में तो ज्योग्राफी बहुत बड़ी होती है, पर होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे कि कुछ वही है काम चल जाए, तो अब काम चलाने के लिए भी वीडियो बनानी पड़ती है ना आपकी। ठीक है, तो 23.5 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ फिर। ऑन विच डेट डज पेरिहीलियन टिपिकली अकर? तो कौन सी डेट है जिसपे पेरिहीलियन जो है वो टिपिकली अकर होता है? मार्किंग द पॉइंट वेयर अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। हमारी धरती पास है सन के, उसे हम कहते हैं पेरिहीलियन। वेरी गुड। और ये होता है, बच्चों को लगता है कि हमारी धरती सन के पास है जब गर्मियों में होगी, तो जून मार्क कर देते हैं। जून नहीं है, 3 जनवरी है। 3 जनवरी है। अब जैसे ज़रूरी तो नहीं है ना धरती पे सिर्फ हमारी इंडिया ही हो, हमारी धरती पे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका सब है कि नहीं? तो आप उनके हिसाब से भी तो सोच के देखो। तो 3 जनवरी जो है उस दिन क्या होता है? पेरिहीलियन। डोंट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। अगले पे आ जाइए। अ लूनर इक्लिप्स कैन ओनली अकर ड्यूरिंग विच मून फेज? तो भाई एक लूनर एक्लिप्स जो है, लूनर एक्लिप्स अकर होता है ड्यूरिंग विच मून फेज? लूनर एक्लिप्स कब अकर होता है? मून के कौन से फेज में अकर होता है? जल्दी बताओ। सो लूनर एक्लिप्स कैन ओनली अकर ड्यूरिंग विच मून फेज? फुल मून। तो सिर्फ देखो, आपको पता होगा फुल मून पर ही लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण उसे कहते हैं, वो आपका जो पूरा चांद होता है फुल मून पर ही लगता है। बहुत आसान सवाल है क्योंकि आप ये देखते हो, डेली लाइफ का है आपका। नेक्स्ट बताओ, विच स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड इज डेजिग्नेटेड एज द प्राइम मेरिडियन? कौन सा स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड है जिसे हमने डेजिग्नेशन दे दिया प्राइम मेरिडियन की? और प्राइम मेरिडियन क्या कर रहा है? अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है? बांट रहा है। कैसे बांट रहा है? तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब प्राइम मेरिडियन जो है वो है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जो बच्चे आपकी 0 डिग्री की, एक तो होती है आपकी लैटिट्यूड, एक होती है लॉन्गिट्यूड। तो हमारे पास क्या है कि हमारा ईस्टर्न नॉर्दर्न, देखो बच्चे सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात है भी नहीं, भारी बात। फटाफट देखो कि ये देखो ये इक्वेटर है, यहाँ से तो क्या हुआ? नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर।
अब जो 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है वो ही तो बांटेगी ईस्टर्न हेमिस्फेयर और किस में, ईस्ट हेमिस्फेयर। हाँ गया क्वेश्चन, ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट हेमिस्फेयर में कौन सी लॉन्गिट्यूड बांटेगी, और उसको ही हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन आपकी 0 डिग्री की ही लॉन्गिट्यूड होती है। वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो। और ये पास होती है कहाँ से, ये पास होती है ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन के ग्रीनविच से पास होती है आपकी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास थ्रू ग्रीनविच लंदन, है ना। तो द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच लंदन। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको पता है IST अलग है, प्राइम मेरिडियन अलग है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 80, बोलो बोलो 82, 83 कितना, 84 कितना, बोलो। हाँ जी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, हमारी अर्थ पड़ती है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो ये होगा 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये पास कहाँ से है, पास कहाँ से होती है, ये पास होती है आपकी मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से। ये भी बिल्कुल सही जवाब है, मिर्ज़ापुर। कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर कह लो या इलाहाबाद कह लो, तो यूपी के वहाँ से आपकी पास होएगी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वेरी नाइस। आ जाओ बच्चे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो कितने घंटे जो है वो IST आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताओ फिर, कम ऑन फास्ट। सोच लिया अपना आंसर, माइंड में सोच लिया, नंबर देना अपने आप को अब। वेरी गुड, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे जो है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारी IST जो है वो आगे है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से आगे है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इन द स्टडी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हाट फिनोमिना डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ओवर टाइम। तो अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की जब बात करते हैं तो कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो डिस्क्राइब करता है मूवमेंट किसकी, मैग्नेटिक पोल्स की मूवमेंट हो रही है किसकी, मैग्नेटिक पोल्स की मूवमेंट हो रही है ओवर टाइम। तो जैसे ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक पोल्स में भी मूवमेंट होती है समय के साथ, और वो फिनोमिना होता है आपका पोल वैंडरिंग। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पोल वैंडरिंग कहते हैं ऐसे फिनोमिना को। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which category of rocks is referred to as primary rocks because they form directly from the cooling of magma or lava नहीं lava। so कौन सी कैटेगरी है रॉक्स की जिसे हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्म हो रही है कैसे, कूलिंग ऑफ मैग्मा से या लावा से। तो कौन सी रॉक्स होती है वो, मतलब कैटेगरी बताओ। प्राइमरी रॉक तो कहते ही हैं, कौन सी कैटेगरी ऑफ रॉक को कहते हैं। आंसर सोच लिया, बहुत इजी है, इग्नियस रॉक्स। वेरी गुड, मार्क्स दे दो अपने आप को, वेरी वेरी नाइस, गुड जॉब, इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट है ये कह रहे द अर्थ कोर, अर्थ का कोर आपको पता है निफे इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ विच 2 मेटालिक एलिमेंट्स। इसने पूरा हिंट दे दिया कैसे, अगर ये निफे ना लिखता तो हमें फिर भी होता। अर्थ का जो कोर है, तो अर्थ के कोर में याद रखना है आपने क्या है, इस बहाने आपने याद भी रखनी चीज़ें, आंसर भी देना, याद भी रखना है क्या है, निफे। अब तो बता सकते हो, एन से पता चल गया, FE से भी पता चल गया, NI से भी। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, निकल एंड आयरन। इजी था ना। कोर आई है अर्थ का। अच्छा, पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक्स एनर्जी इज फर्स्ट रिलीज इज कॉल्ड द, बताओ ऐसा पॉइंट बताना है अर्थ के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक की एनर्जी जो है वो पहले रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं। इजी है ये भी, अर्थक्वेक की जो एनर्जी है वो पहले रिलीज होती है, बताओ, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the point on the Earth's surface directly above the Earth's focus where most destruction typically occurs? तो बताओ कौन सा पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पे जो डायरेक्टली अबव होता है अर्थ के फोकस। अर्थ का फोकस अभी हमने पढ़ा यार, अर्थ का फोकस क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन यही था कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ क्वेक की एनर्जी पहले रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फिर यही बना कि अगर फोकस के ऊपर कोई पॉइंट है जो आपका अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, तो पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जो डायरेक्टली अबव अर्थ वे के फोकस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। बिल्कुल सही जवाब है ये। हाइपोसेंटर एपिसेंटर में कंफ्यूज मत होना, हाइपोसेंटर के जो ऊपर है वही एपिसेंटर है। कई बच्चे अभी क्या कर रहे थे कि जब मैंने पूछा कि अर्थक्वेक की पहली एनर्जी कहाँ रिलीज होती है तो एपिसेंटर मार्क कर रहे थे। एपिसेंटर अर्थक्वेक के सॉरी हाइपोसेंटर के ऊपर आता है, डिस्ट्रक्शन वहाँ ज़्यादा कोज होती है। अच्छा नेक्स्ट देखो, कह रहा है वाइल द रिचर स्केल मेजर्स द अर्थ मैग्नीट्यूड, तो विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी एंड फिजिकल डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। भाई अगर रिचर स्केल मेजर करता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड तो ऐसा कौन सा स्केल है जो मेजर करता है इंटेंसिटी और फिजिकल डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। बोलो बोलो फिर ऐसा कौन सा स्केल है कि अगर रिचर स्केल का काम है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को देखना तो फिर कौन सा स्केल है जो इंटेंसिटी और फिजिकल डैमेज देख रहा है अर्थक्वेक का। मेराकिली स्केल। कौन सा स्केल, मेराकिली स्केल। ठीक है जी। देखो जिनने कुछ नहीं किया ना वो इसी वीडियो को ही देख लेना एक दो बार, काम फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं से आपको काम आ जाएगा, देखना फंस जाएगा क्वेश्चन, आपकी रिवीजन अच्छी होगी यहाँ से। चलो नेक्स्ट आ जाओ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सीस्मिक वेव्स इज नोन एज, मिक्स क्वेश्चन है ना, तो वापस से अर्थक्वेक का क्वेश्चन आ रहा है। कह रहे हैं साइंटिफिक स्टडी अर्थक्वेक की और सीस्मिक वेव्स की उसे क्या कहते हैं, सीज्मोलॉजी कहते हैं। अभी तो टॉपिक वाइज दिलवाए हैं। नेक्स्ट, व्हाट रीजन सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन इज होम टू अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनोज। मतलब कौन सा रीजन है जो सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन, मतलब एक ऐसा रीजन है जो पैसिफिक ओशन को सराउंड करता है और वो घर है अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज। सो वो रीजन है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे आ गए, इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से एकदम क्लोजेस्ट है और सारे वेदर फिनोमेना उधर ही होते हैं। तो एकदम कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो एकदम अर्थ सरफेस के एकदम क्लोजेस्ट है और सारे वेदर फिनोमेना जो हैं इधर ही होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर है। वो क्या है आपकी, ट्रोपोस्फेयर है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर मेकिंग अप अप्रॉक्सीमेटली 78.08% ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है 78.08%। इसी इजी क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, आगे बढ़ो। अच्छा बताओ कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ ओजोन मिलती है, बोलो ओजोन किधर मिलेगी तुम्हारी, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, किधर, ओजोन लेयर। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इजी भी है। अच्छा अब बताओ प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ओजोन लेयर का रिगार्डिंग सोलर रेडिएशन, क्या काम क्या करती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर यही करती है, हमें अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। कैसे, बाय अब्जॉर्बिंग दी हार्मफुल यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को फटाफट से अब्जॉर्ब कर लेती है और प्रोटेक्ट करती है। देखो हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 217 क्वेश्चन है और ऑलरेडी हमने अभी तक 28 कर लिए और टाइम हमारा सिर्फ 20 मिनट ही हुआ है। रैंक द टॉप 3 कॉन्टिनेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया। तो टॉप 3 कॉन्टिनेंट्स देखने हमने, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग क्या होता है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा जोग्राफिकल एरिया में। तो वो है सबसे बड़ा है एशिया हमारा, उसके बाद जो बड़ा है सेकंड नंबर पे वो अफ्रीका है।
अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका है। और तीसरे नंबर पे जो बड़ा है वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, कौन सा यूरोपियन माउंटेन रेंज है जो प्राइम एग्जाम्पल रहेगा यंग फोल्ड माउंटेन का? तो यूरोपियन माउंटेन रेंज है, हमने यूरोपियन माउंटेन रेंज की बात की है, जो प्राइम में एग्जाम्पल है किसका? यंग फोल्ड माउंटेन का। किसका एग्जाम्पल है? यंग फोल्ड माउंटेन का। तो वो है आपका एल्प्स माउंटेन। तो एल्प्स माउंटेन से हमें क्या पता चला? हमने दो चीज़ें याद की एल्प्स माउंटेन से रिलेटेड। पहला कि वो यंग फोल्ड माउंटेन है, दूसरा वो यूरोपियन माउंटेन है, यानी यूरोप के अंदर है। तो हमने दो क्वेश्चन याद कर लिए यहाँ से कि एल्प्स माउंटेन से बनते हुए यूरोपियन माउंटेन रेंज है, एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन रेंज का। ठीक है, नेक्स्ट आओ, What type of deep valley exemplified by Great Canyon is characterized by steep step-like slopes? मतलब कौन सी टाइप है भाई डीप वैली की? कौन सी ऐसी टाइप है जिसे हम एग्जाम्प्लीफाइड करते हैं? कैसे? बाय ग्रेट कैनियन। और वो कैरेक्टराइज्ड है बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लोप्स। यानी कि वो कैरेक्टराइज्ड कैसे है? बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लोप्स। तो यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक तो आपने बतानी कौन सी टाइप की डीप वैली है, और उससे हम एग्जाम्प्लीफाइड कैसे कर रहे हैं? ग्रेट कैनियन का एग्जाम्पल लेके। और वो ग्रेट कैनियन यानी स्टीप है, स्टेप लाइक स्लोप्स है, तो वो वैली है कैनियन की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर इसी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था, कैनियन। नेक्स्ट, विच विंड फॉर्म्ड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म इज मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट एरिया? मतलब कह रहे कौन सी विंड की ऐसी फॉर्म है जो विच विंड फॉर्म्ड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी विंड से बना हुआ एक डेपोजिशनल क्या बन जाता है? विंड द्वारा बना हुआ एक डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बन जाता है। और वो कॉमनली मिलता भी कहाँ है? डेजर्ट एरिया में, क्योंकि विंड सबसे ज़्यादा उधर ही होती है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो मार्क्स देना अपने आप को इस क्वेश्चन के। सैंड ड्यून्स, वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, सैंड ड्यून्स कहते हैं उन्हें, यानी कि क्रिसेंट शेप बैडचन्स, इंग्लिश में उन्हें सैंड ड्यून्स ही कहते हैं, क्रिसेंट शेप्ड बैडचन्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओ, इतना आप लोगों ने वर्ल्ड के बारे में इतना आप लोग मत्थापच्ची करते रहते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, है ना? तो अब बारी है आपको बताने की। बताइए लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड की, मतलब पूरे विश्व की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? तो वो है एंडीज, वो है आपकी एंडीज। सो एंडीज की बात हो रही है, ये साउथ अमेरिका में है और अप्रॉक्सिमेटली 7000 किलोमीटर। ये पूरे विश्व की, ये क्या था क्वेश्चन, क्या था कि पूरे विश्व की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज जो है वो है एंडीज। और एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पड़ती है? साउथ अमेरिका में पड़ती है, अप्रॉक्स 7000 किलोमीटर। हाँ बच्चे, सभी एग्ज़ाम में काम आएगा, ऐसा नहीं है हरियाणा वाले में आएगा। ये हरियाणा, एसएससी, आपका जिस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी आता है, यूपी, हर एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगा। पंजाब में, यस, एवरी एग्ज़ाम्स यू कैन फॉलो द सीरीज। ओके, यूपीएससी की बात करें। हाँ, यूपीएससी का क्या है कि बेसिक लेवल तो आपका टच कर ही रहा है, ठीक है। आ जाओ फिर, देखो इस पूरी वीडियो में सब कवर नहीं होगा, पर हाँ इस पूरी वीडियो से सब जितना पढ़ा है हमारे चैनल पे, जितना पढ़ा है एटलीस्ट, या फिर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ज्योग्राफी से, जो एक ही वीडियो में, अगर भैया किसी पे लास्ट का 1-1.5 घंटा है और उसको कुछ मतलब कुछ नहीं पता, याद करना है एक बारी में, तो वैसी वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हाँ जी, रिविजन हो गया, बढ़िया है, आगे आ जाए। नेक्स्ट आओ, चलो फटाफट से कर दें, हमें कंप्लीट भी करनी है सीरीज। विच माउंटेन रेंज सर्व्स एज द ट्रेडिशनल जोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया? कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो सर्व करता है, कौन सा माउंटेन रेंज है जो सर्व करता है ट्रेडिशनल जोग्राफिक बाउंड्री है किसके बीच में? यूरोप के बीच में और एशिया के बीच में।
यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री सेट कर रही है, बाउंड्री सेट कर रही है। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात, कि यूरोप है, इधर इधर एशिया है, उसके बीच में बाउंड्री सेट करने वाली माउंटेन रेंज, उसका नाम है यूरल माउंटेन्स। क्या नाम है? यूरल माउंटेन्स नाम है। वेरी गुड। अच्छा अब बताओ, क्योंकि पता है यही छोटे छोटे क्वेश्चन तो होते हैं, बेसिक तो हम वही पढ़ ही रहे हैं, रिवर्स, माउंटेन, लेक, वैसे ही हम क्या ऐसे ही याद करते हैं रैंडम, और फिर पता भी नहीं होता कितने याद हुए। इससे पता तो चलेगा आप अपने आप को मार्क्स दोगे या कोई आता कितना है माल। वैसे तो कितना ही मुझे पता है, ज्योग्राफी वास्ट है। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच हाई ऑल्टीट्यूड प्लेट्यू इज कॉमनली रेफर टू एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यू है, मतलब एकदम ऊंचा एल्टीट्यूड वाला प्लेट्यू तुम्हारा, जिसे हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ है मतलब पूरे वर्ल्ड का रूफ, हम उसको ऐसे रेफर कर रहे हैं, तो वो है आपका तिब्बतियन प्लेट्यू। क्या है बच्चे? तिब्बतियन प्लेट्यू की ऊंचाई एकदम ऊंचा है, एकदम ऊंचा है, तिब्बतियन प्लेट्यू है। वेरी नाइस। नेक्स्ट बताओ, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लो एनुअल प्रेसिपिटेशन, कौन सा ऐसा रीजन है जो लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरी अर्थ पे, क्योंकि वहाँ पे मतलब सबसे कम बारिश आती है साल के हिसाब से देखा जाए, और पूरी अर्थ पे, इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, पूरी धरती की बात कर रही हूँ। ज्योग्राफी में धरती भी तो आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के यही तो क्वेश्चन बन रहा है कि पूरी धरती का लार्जेस्ट डेजर्ट बताओ। एंटार्क्टिका। सोच रहे हो एंटार्क्टिका कितना, मतलब वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है साल के हिसाब से देखा जाए तो। वेरी लो एनुअल प्रेसिपिटेशन देयर। सो क्या है उसका नाम? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में मतलब कितना बड़ा, हाँ, तो एंटार्क्टिका में एकदम लार्जेस्ट डेजर्ट है अर्थ का। गुड। नेक्स्ट बताओ, व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका कॉल्ड। साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम बोलते हैं वेल्ड्स। क्या बोलते हैं? वेल्ड्स बोलते हैं। व्हाट इट। नेक्स्ट बताओ, व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका कॉल्ड। व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका कॉल्ड? पैम्पास। तो इसे हम कहते हैं पैम्पास। फिर से दिखाऊँ एक बार। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। सुनो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कह रहा है व्हाट आर दी, कंफ्यूज नहीं करना ना अपने आप को, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, जहाँ गांधी जी गए थे, हाँ वो वाले साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। तो उसे हम कहते हैं वेल्ड्स। क्या कहते हैं? वेल्ड्स। एक बार खुद लिख लो, नहीं आ रहा तो ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो, और फिर उसके बाद व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका की बात हो रही है। ये अमेरिका है, वो अफ्रीका और अमेरिका में फ़र्क नहीं होता क्या? होता है, बिल्कुल होता है, इतना मैप तो पता ही है आपको। ऑफ अर्जेंटीना उसको कहते हैं, यानी अमेरिका वाले को क्या कह रहे हैं हम? ग्रासलैंड्स को पैम्पास कह रहे हैं। अफ्रीका वाले को वेल्ड्स कह रहे हैं, अमेरिका वाले को पैम्पास कह रहे हैं। अमेरिका वाले को पैम्पास, अमेरिका को हम क्या करते रहते हैं? पैम्पर करते रहते हैं, हर समय अमेरिका 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 करते रहते हैं। और अफ्रीका वाले को वेल्स, तो अफ्रीका वाले को वेल्स, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, विच मेजर माउंटेन रेंज इन इंडिया, इंडिया की बात कर लेते हैं, इज़ क्लासिफाइड एज यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज है। वैसे तो हमने अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखी तो एल्प्स देखा था ना, एल्प्स देखा था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज है इंडिया की, जिसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड वो है हिमालयास। ये तो ईजी है। ओके, विच ओशन इज़ यूनिकली एस शेप्ड एंड कंसिडर्ड द बिजिएस्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो कौन से ओशन को हम यूनिकली ऐसे शेप का मानते हैं और कंसिडर करते हैं बिजिएस्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड? तो विच ओशन इज़ यूनिकली एस शेप्ड एंड कंसिडर्ड the busiest for the international trade? So that is Atlantic Ocean. That is Atlantic Ocean. Very good. Next आइए, which ocean is the shallowest? कौन सा ओशन है जो शैलो है, एकदम एकदम शैलो, एकदम शैलो है, और उसकी
और तो और लोएस्ट सैलिनिटी है ड्यू टू हाई फ्रेश वाटर इनफ्लो, और इवेपरेशन कम है ना। लोएस्ट सैलिनिटी तो होगी क्योंकि वैसे हाई फ्रेश वाटर इनफ्लो है, पर वैसे इवेपरेशन कम है, तो वो जो ओशन है ना वो एकदम शैलोएस्ट है। तो ऐसा ओशन का नाम याद रखना ज़रूरी होता है, वो है आर्कटिक ओशन। वो है आर्कटिक ओशन, एकदम शैलोएस्ट है, एकदम शैलोएस्ट है, और वहाँ पे इवेपरेशन भी कम होती है, आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री है जो पोजेस करती है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब ऐसी कंट्री जिसकी पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन समझते हो, यानी कि ज़्यादा समुद्र जो है, ज़्यादा समुद्र, सबसे ज़्यादा उस कंट्री के आसपास ही सबसे ज़्यादा पानी है, उस पूरी कंट्री की हम बात कर रहे हैं जिसमें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पूरे वर्ल्ड में, तो वो कंट्री है कनाडा। वो कंट्री कनाडा है बच्चे। अच्छा, कौन सा सी ऐसा है जहाँ पे आइलैंड्स ऑफ सिप्रस, माल्टा, सिसिली और क्रेटा लोकेटेड है? सो इन विच सी आर द आइलैंड्स, आइलैंड्स कौन से सी में आइलैंड्स है? सिप्रस के, माल्टा के, सिसिली के और क्रेटे लोकेटेड है। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन्हें ऐसे ही याद करना पड़ता है बार बार रिवाइज करके। तो वो सी का नाम है मेडिटेरियन सी। क्या नाम है बच्चे? मेडिटेरियन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे हैं व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? कौन सी रिवर है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबी, मतलब सबसे लंबी तो सबसे लंबी है पूरे वर्ल्ड में, उस नदी का कोई मुकाबला नहीं है, और कौन से सी में जाके वो ड्रेन हो जाती है? तो वो नदी है नाइल, और नाइल जाती है और ड्रेन हो जाती है मेडिटेरियन सी में। और मेडिटेरियन सी में कौन से आइलैंड्स अभी हमने पढ़े? सिप्रस, माल्टा, सिसिली और क्रेटे, ये वहाँ के आइलैंड्स हैं। हाँ जी। नेक्स्ट आओ, मेरा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड बाय एरिया? एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो लार्जेस्ट गल्फ है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या है? द गल्फ ऑफ मैक्सिको है। नेक्स्ट, विच लेक इन साइबेरिया, रशिया इज़ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? कौन सा लेक है जो साइबेरिया, रशिया में है और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड में? तो विच लेक इन साइबेरिया, रशिया इज़ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? सो दैट इज़ लेक बाइकाल। तो देखो, इसको आप कैसे याद रखोगे कि डीपेस्ट है, डीपेस्ट है, डीपेस्ट। आपको मैम ने ट्रिक बताई थी एकदम, बाइकाल, बाइकाल है ना। तो डीपेस्ट है और फ्रेश वाटर, एकदम फ्रेश वाटर, एकदम नीचे 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 नीचे, एकदम पूरा गहराई से, यानी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, पूरा एकदम नीचे तक जब आप चले जाते तो आपका तो वो एकदम डीपेस्ट है, एकदम डीपेस्ट है। और वो लेक आपका कहाँ पर है? साइबेरिया के अंदर, रशिया में। साइबेरिया, साइबेरिया ऐसे ऐसे खाई की तरीके से, साइबेरिया के अंदर एकदम रशिया में है आपका डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वो है आपका लेक बाइकाल, लेक बाइकाल। इजी। नेक्स्ट, which lake on the border of Bolivia and Peru is known as the highest navigable lake in the world? मतलब कह रहे हो which lake, कौन सा लेक है जो बॉर्डर ऑफ, कहाँ पर है? कौन सा लेक है जो बॉर्डर ऑफ बोलिविया और पेरू पे है? कौन सा लेक है जो बॉर्डर ऑफ बोलिविया और पेरू पे है और हाईएस्ट नेविगेबल लेक है इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और ये कहाँ पे है? ये बॉर्डर ऑफ बोलिविया और पेरू पे है, बॉर्डर ऑफ बोलिविया और पेरू पे है। तो वो है आपका लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका जो है आपका, लेक टिटिकाका आपका है बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू पे, एंड नोन एज द हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा नेविगेबल लेक जो है पूरे वर्ल्ड में, वो लेक टिटिकाका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नैरो पैसेज ऑफ वाटर, कौन सा नैरो पैसेज ऑफ वाटर का जो सेपरेट करता है एशिया में रशिया को खास करके, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका के अलास्का से? तो
तो कौन सा एक नैरो पैसेज आता है वाटर का जो एशिया के रशिया को सेपरेट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका के अलास्का से, और पड़ता है एकदम इंटरनेशनल डेट लाइन के पास पड़ता है, एकदम इंटरनेशनल डेट लाइन के पास पड़ता है, तो है वो बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रहा है, रशिया को, एशिया के रशिया को और इधर अलास्का को सेपरेट कर रहा है। बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अगर आप पहली वाली आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का अलास्का और कहाँ पर पड़ता है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के पास है। नेक्स्ट, द पानामा कैनाल प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक कनेक्शन बिटवीन विच टू मेजर ओशंस। सो जो पनामा कैनाल है वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रैटेजिक कनेक्शन दो मेजर ओशंस के बीच में। जो पनामा कैनाल है वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रैटेजिक कनेक्शन दो मेजर ओशन के बीच में। बताओ। तो द पनामा कैनाल प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक कनेक्शन बिटवीन विच टू मेजर ओशंस। सो द पनामा कैनाल प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक कनेक्शन बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो जो पनामा कैनाल है, द पनामा कैनाल प्रोवाइड्स इसे आप टेस्ट लेके ही चलना है इस लेक्चर को, आपका ये टेस्ट हो रहा है, समझ लो। और टेस्ट मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से ले रही हूँ। अगर कोई पूछ रहा है कि टेस्ट कहाँ से आई है, तो ये टेस्ट आपका जो वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है, आप जैसे ही जाओगे ना चैनल में आपको दिख जाएगी। अभी उस पर मोर देन 1000 व्यूज़ तो हैं उस वीडियो पे, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन है, द पनामा कैनाल provides a strategic connection. The Panama Canal provides a strategic connection between which two major oceans? पनामा। अब इसको अब याद करो, पनामा कैनाल, पानामा यानी कि पानामा। तो पा का याद रख लो, पैसिफिक ओशन, पानामा, नामा, और अटलांटिक, नामा का नाटिक, अटलांटिक। तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जो है पनामा कैनाल प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रैटेजिक कनेक्शन देता है दोनों ओशंस को, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कौन सा स्ट्रेट है। स्ट्रेट का काम ही क्या होता है, स्ट्रेट का काम ही होता है वो कनेक्ट करता है ओशन को ओशन से, और दो लैंड बॉडीज़ को उल्टा सेपरेट करता है। तो अब ये जो स्ट्रेट है ये कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक नार्टिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ। मेडिटेरियन सी में नाइल रिवर गिरती आके, मेडिटेरियन सी के 4 इंपॉर्टेंट हमने आइलैंड्स पढ़े अभी, और इसको हम कहते हैं की टू द मेडिटेरियन, इसको हम कहते हैं की टू द मेडिटेरियन। तो वो स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। तो गिब्रल्टार जो है, जो स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार है, ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से, अटलांटिक को मेडिटेरियन से जोड़ने वाला है स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। तो गिब्रल्टार जो है वो तार दे रहा है की टू मेडिटेरियन, इसे कहते हैं ना, अटलांटिक को नार्टिक को एंड नार्टिक मेडिटेरियन से जोड़ने का। अटलांटिक का नार्टिक ले लो, नार्टिक मेडिटेरियन, ठीक है। इसको जोड़ने की तार दे रहा है गिब्रल्टार, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट बताओ, वेयर इज मैराइना ट्रेंच। इजी क्वेश्चन है, मैराइना ट्रेंच के बारे में तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ लोकेटेड। तो वेयर इज मैराइना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ लोकेटेड, बताओ। मैरीना ट्रेंच कहाँ पर है, ये डीपेस्ट पॉइंट है ना ऑन अर्थ, हमारी अर्थ का एकदम डीपेस्ट पॉइंट है, अर्थ पे एकदम डीपेस्ट पॉइंट ये आपका है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। टू विच कैटेगरी ऑफ ग्लोबल विंड्स टू पोलर ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स बिलोंग। तो जो पोलर ईस्टर्लीज हैं और ट्रेड विंड्स हैं, ये टेम्परेरी विंड्स में आएंगी या परमानेंट में। तो भाई पोलर ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स दोनों की दोनों परमानेंट में आएगी, क्योंकि ये प्लानिटरी विंड्स हैं, ये तो पूरे साल ही चलती हैं। पोलर ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स ये तो परमानेंट ही होंगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ, इन विच डायरेक्शन डू ओशन करेंट्स जनरली सर्कुलेट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर में अगर आप देखोगे फेरल लॉ के हिसाब से, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। बहुत आसान है, नॉर्थ मतलब क्लॉकवाइज, साउथ मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शनली हाई टाइड्स अकर ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून फेज। मतलब जब न्यू मून होता है यानी कि अमावस और फुल मून यानी पूर्णिमा होती है, तो क्या होता है ना, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शनली क्या होता है, हाई टाइड आते हैं ट्वाइस अ मंथ। ट्वाइस हो जाता है, एक महीने में 2 बार आती है, क्योंकि ट्वाइस अ मंथ हो गया ना, एक बार न्यू मून पे, एक बार फुल मून फेसेस पे, तो ये ट्वाइस अ मंथ आ जाते हैं। तो किस तरह के एक्सेप्शन हाई टाइड्स होते हैं, कभी कभार होता है ऐसा, और उन्हें हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कॉल्ड इन द रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, साइक्लोन्स के नेम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में नाम है विली विली। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, विली विली, विली विलीज, विली विलीज कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो विली विलीज कहाँ पर है बच्चे, विली विली है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ये क्या है, साइक्लोन है, ठीक है ना, विली विली इन ऑस्ट्रेलिया, विली विली। अच्छा, अब बताओ टोटल लेंथ बताओ इंडिया की लैंड बाउंड्री की। इंडिया का क्वेश्चन बताओ, टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज़ लैंड बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज़ लैंड बाउंड्री क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये वन लाइनर क्वेश्चन रिविजन है, 15,200 किलोमीटर है। गुड। कितनी इंडियन स्टेट्स हैं जो शेयर करती हैं कोस्ट लाइन अलॉन्ग द मेन लैंड। मतलब आपको बताना है ऐसी कितनी इंडिया की स्टेट्स हैं। वैसे तो बहुत सारी स्टेट है इंडिया में, 28, 29 है ना, 28 स्टेट्स हैं। कितनी है, 28 स्टेट्स हैं वैसे इंडिया में। और कितनी उन 28 स्टेट्स में से हैं जो शेयर करती हैं कोस्ट लाइन अलॉन्ग द मेन लैंड। मतलब मेन लैंड भी है और साथ ही साथ कोस्ट लाइन दोनों हैं। कहने का मतलब है कि इंडिया की ऐसी स्टेट बतानी है जो कोस्ट लाइन भी शेयर कर रही है और साथ ही साथ मेन लैंड को भी शेयर कर रही है। तो वो है आपकी 9 स्टेट। ऐसी कितनी स्टेट है, 9 स्टेट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो 9 स्टेट कौन सी हैं, या कौन बताएगा, या आप बताओगे मुझे। कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। 9 स्टेट के नाम लिख के देना ज़रा, देखती हूँ कितना याद है तुम्हें। तो जिन जिन का ये सही हुआ है ज़रा लिख के दीजिएगा, तभी पता चलेगा कि हम यहाँ तक वीडियो देखिए सीरियसली या नहीं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच पॉइंट। अभी आपको ये बोरिंग लगेगी बट ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया वीडियो लगेगी, बहुत बढ़िया। 1-1.5 घंटे में आपका पूरा याद हो रहा है। आपको ज्योग्राफी एक बार नज़रों के सामने से जा रही है, और क्या चाहिए। एक दिन पहले भी ये वीडियो देखोगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। खुद से पढ़ने बैठोगे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे हम। चलिए क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, विच पॉइंट सर्व एज द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो हमारी इंडियन टेरिटरी का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल है, सही जवाब है। अच्छा, आप बताओ, विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ है, 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश। वेरी गुड। ओके, कौन सी माउंटेन पीक है नेपाल के अंदर है, नेपाल में है, आपको पता है बहुत सारी माउंटेन पीक हैं, तो कौन सी है, और वो हाईएस्ट भी है वर्ल्ड में, बट ऑफन हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं विद पीक्स इन इंडिया। पीक्स के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसी कौन सी माउंटेन पीक है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट है, बिल्कुल सही जवाब। तो कंफ्यूज नहीं होना, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसे हम सागर माथा कहते हैं, सागर का माथा है। वेरी नाइस। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अमंग ऑल द स्टेट्स, गुजरात। तो अपनी ऑल स्टेट्स में से भी, उन 9 स्टेट्स में से भी गुजरात की है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अच्छा बताओ, सबसे छोटी इंडिया की स्टेट जो पूरे एरिया वाइज, जोग्राफिकल एरिया वाइज सबसे छोटी कौन सी है, गोवा। नाम भी छोटा सा और स्टेट भी छोटी सी, गोवा। गोवा इसलिए तो लोग जाना पसंद करते हैं, छोटू सा एकदम।
अच्छा ये तो बहुत इजी है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट कर रहा है? 10 डिग्री, वेरी इजी। कौन सा नदी का जैसा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्दर्न प्लेन? अपनी इंडिया में नर्दर्न प्लेन है ना, नॉर्थ की साइड पे, आपको पता ही है। तो नर्दर्न प्लेन में जो फॉर्मेशन है, कौन सी नदी का सिस्टम की बात हो रही है? तो वो नदी का सिस्टम है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हमारी ये 3 तो रिवर सिस्टम है मेजरली नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में तो यही 3 चलती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यही पढ़ते हैं हम। आसान है सवाल। In the northern plains, what is the term for the porous belt of pebbles? नॉर्थ प्लेन्स पे हमने देखा होगा एक पोरस बेल्ट बन जाती है पत्थरों की। कहाँ पर? शिवालिक के फुट हिल्स पे बन जाती है। जहाँ पर क्या होता है, जो आपका नदी आ रही होती है ऊपर से, वो डिसअपियर हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है, और ये आपकी शिवालिक फुट हिल्स में बनती है। उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, उसको कहते क्या है? ओ, क्या कर दिया, उसको कहते क्या है? भाबर कहते हैं। ठीक है, सही जवाब है भाबर। भाबर कहते हैं, भाबर क्या कहते हैं? भाबर। तो भाबर कहते हैं जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं ना शिवालिक फुट हिल्स पे, और जहाँ पे पानी एकदम अंडरग्राउंड हो जाता है, नदी दिखती नहीं है, वो सब भाबर कहते हैं, भाबर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। हाईएस्ट पीक पेनिनसुलर इंडिया का, सबसे ऊंची चोटी, ये भी बहुत ईजी सवाल है। अनायमुड़ी, अनायमुड़ी है ना, अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी, ए से अन्नामुड़ी, और एक से सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पर? करेला, केरला में, केरला, केरला में। नेक्स्ट, विच हिल रेंज सर्व्स एज द मीटिंग पॉइंट फॉर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट? कौन सी ऐसी हिल रेंज है जो सर्व करती है एज द मीटिंग पॉइंट फॉर द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट? तो वो है आपकी नीलगिरी हिल्स। गुड। नेक्स्ट देखो, कौन सी पेनिनसुलर रिवर है जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं? गोदावरी, इजी है, लंबी भी है पेनिनसुलर इंडिया की। और कावेरी से कंफ्यूज मत होना, कावेरी को लोग सोचते हैं, पर वो अभी ज्योग्राफी के पर्पज से आपका आंसर गोदावरी है। विच इंडियन रिवर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या और सतपुड़ा के बीच में है? नर्मदा, वेरी गुड। अच्छा, कौन सी इंडियन रिवर है जो यूनिक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? माही रिवर, वेरी गुड, इजी। कौन सी लेक है जो जम्मू कश्मीर में और लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है? वुलर लेक, वेरी गुड। अच्छा, सोर ऑफ बिहार किसे कहते हैं? कोसी, कोसती है, बिहार वाले को आता ही कोसती, कोसी। ठीक है। अच्छा, इंडिया का अगर बेस्ट टर्म देना हो क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। और कौन सी लोकेशन है मेघालय में जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है? वो है माउ सिनराम, एम से मेघालय, एम से माउ सिनराम। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी पंजाब हरियाणा में क्या होती है? ठंड में भी बारिश होती है, और ये प्राइमरी कॉज होती है कौन से एटमॉस्फेरिक फिनोमेना से? बताओ, कौन सा एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इसका आप याद कैसे रख सकते हो? देखो, वैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है पूरा, बस आप इसे ऐसे याद रखो कि भाई सर्दी में बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में बारिश तो बहुत अच्छी बात है, सर्दी में बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। आप सभी पंजाब हरियाणा का पेपर दे रहे हो, तो यानी आप इधर नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते हो, तो आपको पता होना चाहिए जब सर्दी में बारिश हो रही है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में हम रहते हैं, तो ये क्यों हो रही है? ये हो रही है वो भी विंटर, और नॉर्थ वेस्ट, WW, तो इससे आप याद रखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है बच्चे, इजी है। हाँ जी, नेक्स्ट आइए, कह रहे हैं व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया? तो कौन सी मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप है नेचुरल वेजिटेशन की हमारे इंडिया में? तो वह है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, पता है क्या कि ना, आप ये वीडियो को एक ही बारी पे देख लेना। इन लेक्चर्स का क्या होता है ना, खासकर बोरिंग हो जाते हैं, अगर आप इन्हें बार बार मतलब एक बारी में देख लो तो बढ़िया से कंप्लीट हो जाते हैं, रिवीजन हो जाती है। दोबारा देखना तो रिवीजन के लिए देखो, जब भी देखो 1 गो में देखो लेक्चर हमेशा, फिर बेनिफिट रहता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो क्या क्वेश्चन था? देखो, क्वेश्चन ये था आपका, फिर से दिखा दूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया? नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, फोकस करो, फोकस करो, बातें नहीं करनी अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, वरना फ्लो टूटता है।
तो ये है व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, दैट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि मानसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट विच सॉइल, डन हो गए 74 तक, ओके। विच सॉइल टाइप इज ऑल्सो नोन एज रेगूर एंड इज हाईली सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। कॉटन कल्टिवेशन देखते ही समझ आ गया ब्लैक सॉइल है, यस। Which Indian state has the largest total forest cover by area according to ISFR? ISFR क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। नेक्स्ट देखो, तो अब बताओ, ये बताओ फिलहाल के लिए टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर बाय एरिया अकॉर्डिंग टू ISFR, दैट इज़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम का है। फेमस किसके लिए, ये फेमस है आपका, एक सेकेंड, ये फेमस है आपका वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए, वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश इन इंडिया। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में 1986 के अंदर, वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो इस्टेब्लिश हुआ है 1986 के अंदर, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, असम। ऑन विच रिवर इज़ द हीराकुंड डैम द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड। हीराकुंड डैम कहाँ पर है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुआ है महानदी रिवर, ओडिशा में। हीराकुंड डैम कहाँ पर है, महानदी रिवर, ओडिशा के अंदर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इन, जो लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, इंटरनेशनल बाउंड्री की लाइन है, उसका क्या नाम है, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में, इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट सवाल, विच इंडियन स्टेट इज़ पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब, इजी। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज, गुरु शिखर। तो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, कहाँ पर है, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में। वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC सॉरी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ऑफ इसरो लोकेटेड। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का आपका लोकेटेड है हैदराबाद के अंदर, ओके। नेक्स्ट, तो सेंस कर लेते हैं वहाँ पे बैठ के, है ना। विच पोर्ट इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कौन से पोर्ट को कहते हैं, फॉर सी ट्रेड के लिए यूज़ होता है, और कंट्री का लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है मुंबई पोर्ट। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है भी आपका, एक्चुअली गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही है, और मुंबई पोर्ट ही को ही कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये फेमस है आपका सी ट्रेड के लिए, और कंट्री का लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर भी है। नेक्स्ट है ये, विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, यानी एल्यूमिनियम और का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा इंडियन स्टेट है, विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओर, सो दैट इज़ ओडिशा। क्या है, ओडिशा है। अब आप बताएं, इन विच स्टेट आर द कोलर गोल्ड फील्ड्स KGF लोकेटेड। कौन से स्टेट में कोलर गोल्ड फील्ड्स KGF लोकेटेड है। तो कोलर गोल्ड फील्ड्स, गोल्ड कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, कर्नाटका में, ओके। विच मेजर रोड प्रोजेक्ट, कौन सा मेजर रोड का प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटी को, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को, दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब जो है वो माउंटेन रीजन में पाई जाती है, साउथ इंडिया में माउंटेन रीजन में पाई जाती है। वो कहाँ पर है, तो वो नीलगिरी हिल्स की है। टोडा ट्राइब आपकी नीलगिरी हिल्स की है। मार्क्स देते जाना अपने आप को अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी के पहले लेक्चर देखे हैं तो। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया एंड एशिया ड्रिल्ड इन 1889।
तो पहला ऑयल वेल जो है इंडिया में, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया एंड एशिया ड्रिल्ड इन 1889। बताइए पहला तेल का कहाँ पर है, इंडिया और एशिया में ड्रिल हुआ है 1889 के अंदर। ये क्वेश्चन फैक्चुअली है, याद करने वाले हैं। दिग्बॉय असम किधर है, दिग्बॉय असम के अंदर है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस which Indian state has the highest population density? ओके, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, बट ये फ्लैश कार्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप बताओ बच्चे कि अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो कौन सी इंडियन स्टेट है ऐसी जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर हम 2011 के सेंसस को देख के चलें तो कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो है आपकी बिहार। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, 1106 पर्सन है पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1106 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर आपके देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जो रिकॉर्ड करती है हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात हो रही है, कौन सी रेशियो की, सेक्स रेशियो। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलती है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, केरला। गुड गुड गुड, शाबाश। नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज़ दी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बताओ इंडिया में जो स्ट्रेच कर रहा है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बताइए इंडिया में जो आपका स्ट्रेच कर रहा है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। जल्दी आंसर, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अच्छा देखो, अगर आपको पहली बार पे नहीं भी आएगा ना, तो जब आप दूसरी बार ये लेक्चर देखोगे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को रिवाइज कर लोगे दोबारा तो भी काम बन जाएगा। तो आप देखना कि तब आपको आंसर याद है या नहीं याद है, ठीक है। तो मार्क्स देना अपने आप को। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बताओ इंडिया में जो स्ट्रेच कर रहा है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, NH44। तो 44 है, ये आपका सबसे लंबा नेशनल हाईवे है श्रीनगर से कन्याकुमारी। रेड प्लैनेट, ये तो बता ही दो यार, इजी है। रेड प्लैनेट कहते हैं ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, इजी। मार्स, वेरी गुड। ट्रांजिशन फ्रॉम डे टू नाइट, जहाँ पे बोथ डे एंड नाइट इक्वल हो, इक्विनॉक्स कहते हैं, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। वाओ, फैंटास्टिक, इक्विनॉक्स। ओके, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वॉज द सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर विच एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन इंडिया? ऑपरेशन फ्लड है वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन या कौन सा रेवोल्यूशन है? वाइट रेवोल्यूशन, वेरी गुड। मिल्क प्रोडक्शन। व्हाट इज द लोकल टर्म फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो स्लैश और जो बर्न होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसका लोकल टर्म क्या होता है? झूमिंग। क्या होता है? झूमिंग। गुड। विच इंडियन स्टेट, एक और मस्त बात बता रही हूँ, 2 मिनट की, बीच में फ्लो डिस्टर्ब नहीं कर रही, बस ये बता रही हूँ आपको कि पता है जीके के क्वेश्चन में ना ऐसे ही आपको रिवीजन बेस्ट रहेगा। पता है क्यों? अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हम और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और पेपर में ऑप्शंस डाले इसलिए जाते हैं आपको ताकि कंफ्यूज किया जाए। बट जब आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऐसे याद करोगे ना, तो आप तुरंत क्वेश्चन के साथ आंसर बोलोगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो डोंट रीड ऑप्शंस, फर्स्ट आपने अपना आंसर देना है और वही जो आपके माइंड में पहला आंसर है वही करेक्ट आंसर है। क्योंकि जितना आप जीके के ऑप्शंस को बार बार ज़्यादा करोगे ना, मेरा ये मानना है, कभी कभार जब नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हो ऑप्शन, जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उसके लिए गो डायरेक्ट, ठीक है। चलो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम, वरना मान लो नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, सारी साउथ की स्टेट डाल दिया कुछ भी, तो ये आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ज़रा कंफ्यूज कम होना, इसलिए बोल रही हूँ फ्लैश कार्ड्स का सहारा लो जो मैं आपको बना के दे रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू। आपका ये ब्रेक हो गया है, आई होप आपने इतनी देर में फटाफट से पानी पी लिया होगा मौके का फ़ायदा लेते ही। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? फोकस गाइस, कौन सी इंडियन स्टेट है? थोड़ा सा ही और है, हार नहीं माननी है, आप लोगों ने लगे रहना है और अपने आप को नंबर देते रहना है। बताइए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन
जिसे हम शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इंडिया में आखिर ये इतना मीठा मीठा कौन बोलते हैं? यूपी वाले बोलते हैं क्या? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ये मैंने वहाँ भी आपको पढ़ाया था। विच प्लेट्यू रीजन इज़ नोन एज रूअर ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स वास्ट मिनरल वेल्थ। रूअर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? क्योंकि उसकी मिनरल वेल्थ बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा माउंटेन पास है जो श्रीनगर से लेह को आपस में कनेक्ट करता है? जोजिला पास है श्रीनगर से लेह तक। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो फेमस है आपकी लायन टेल मैके के लिए, वो आपकी लोकेटेड है किधर? वो आपकी लोकेटेड है केरला के अंदर। शाबाश। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में है, केरला। जैसे ही आप मान लो मुँह में आपके किसी ने ज़बरदस्ती, इसको तो आप ऐसे याद कर लो, ज़बरदस्ती अगर किसी ने मुँह में करेला घुसा दिया, आपकी तो बोलती बंद हो जाएगी, ना बोलने के रहोगे ना कुछ। मतलब क्यों? क्योंकि करेला कड़वा होता है, तो आपकी तो बोलती बंद हो गई ना। ऐसे ही साइलेंट वैली। अच्छा बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? अब तो आसान है, बैरोमीटर है। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर देखता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहा है। कमर्शियल क्रॉप जिसे कहते हैं गोल्डन फाइबर, जूट। शाबाश। कौन सी रेनफॉल होती है? मॉइस्चर लेडन विंड्स। देखो व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन मॉइस्चर वाली जो लेडन विंड्स है वो फोर्स्ड टू राइज ओवर अ माउंटेन बैरियर। तो जैसे ही मॉइस्चर वाली विंड्स फोर्स होती है टू राइज ओवर द माउंटेन बैरियर, तो क्या होगी? फटाफट से रेनफॉल बताओ कैसी होगी? ऑरोग्राफिक रेनफॉल, इसे कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल, इसका नाम होता है। अच्छा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपोज करती है, जो रिस्पॉन्सिबल है टोपोग्राफिक जितने भी मैप्स होते हैं इंडिया को? आखिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें मैप वगैरह देखते हैं उन्हें कंपोज करती है? तो ये सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। अब आप मुझे बता दो नेम ऑफ इंडियाज़ परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका। मतलब इंडिया का जो भी परमानेंट रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका के सर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसका नाम बता दो। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है? तो नेम ऑफ इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? एंटार्क्टिका के अंदर सर्दर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिण गंगोत्री एंड लेटर भारती। तो ये आपका है रिसर्च सेंटर। अब आप बताइए ऐसी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल वालों बताओ जो शेयर करती है बॉर्डर चाइना के साथ, कौन सी है? बताओ बताओ। किन्नौर। कांगड़ा नहीं है भाई, किन्नौर है, किन्नौर, किन्नौर है, ठीक है, गलत कर देते हैं, किन्नौर है। इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो हिस्टोरिकली पार्ट है किसका? मैसिव एंशिएंट लैंडमास का। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ विच मैसिव एंशिएंट लैंडमास? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, वेरी गुड। विच बॉडी ऑफ वाटर कनेक्ट्स इंडिया और श्रीलंका को? कौन कनेक्ट करती है? पाक स्ट्रेट। गुड 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 गुड, शाबाश, गॉट इट। वेयर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स इन लक्षद्वीप ग्रुप लोकेटेड? सबसे ज़्यादा आइलैंड किधर है लक्षद्वीप में? बताओ बताओ बताओ। लक्षद्वीप में अरेबियन सी। तो भाई अरेबियन सी में टोटल 36 आइलैंड हैं, टोटल 36 आइलैंड हैं। कहाँ पर? लार्जेस्ट नंबर ऑफ, तो 36 आइलैंड है इन द लक्षद्वीप ग्रुप लोकेटेड है अरेबियन सी के अंदर। कौन सी पीक है जो हाईएस्ट पॉइंट है इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और कौन से स्टेशन में वो लोकेटेड है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं, तो वो है आपका बच्चे सैडल पीक। और ये कहाँ लोकेटेड है? आप मैप में देखोगे नॉर्थ अंडमान में है। अभी अगर एक एक चीज़ मैप में दिखाऊंगी तो वीडियो तो बनने से रही है ना, मैप ही देखते रह जाएंगे। मैंने बोला ना डिटेल में पढ़ना है, तो ये टेस्ट हो रहा है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने जो पढ़ा है आपका टेस्ट भी ले रहे हैं हम। और पढ़ना भी कहाँ से है? हमारे ही चैनल की वीडियो से पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है आपको ये वाला। विच पास इन हिमाचल प्रदेश इज़ ऑन द रूट टू द बॉर्डर विद
तिब्बत। बताओ, बोलो बोलो। अगर आपने पहले से खुद से कहीं से पढ़ रखा है तो भी बताओ कि हिमाचल प्रदेश का पास है और रूट देता टू द बॉर्डर विद तिब्बत। शिपकिला पास, शाबाश। टर्म यूज फॉर द स्टडी ऑफ लेक्स, लेक्स की स्टडी को कहते हैं लिम्नोलॉजी। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, काराकोरम रेंज में। तो काराकोरम रेंज में जो लोकेटेड है वो आपकी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सा माउंटेन रेंज नहीं है किसका, हिमालय सिस्टम का पार्ट, तो वो अरावली नहीं है। अदर नेम बताओ फॉर ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयस आर नोन एज हिमाद्री। सह्याद्री माउंटेन्स आर मोर कॉमनली नोन बाय, सह्याद्री जो माउंटेन है उनको वेस्टर्न घाट कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हाईएस्ट प्लेट्यू हमारी इंडिया का कहाँ पर लोकेटेड है, लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख का जो प्लेट्यू है वो एकदम हाईएस्ट प्लेट्यू है, एकदम ऊंचा ऊंचाई पे हाईएस्ट है। इन विच स्टेट इज दी लोनर लेक, इन विच स्टेट इज दी लोनर लेक अ सेलाइन सोडा लेक क्रिएटेड बाय मीटियोर इम्पैक्ट सिचुएटेड। तो भाई लोनर लेक आपको पता है सेलाइन सोडा लेक है और वो कैसे बनी है, मीटियोर इम्पैक्ट से बनी है। और ये लूनर लेक कहाँ पर है, ये लूनर लेक आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। जैसे एल से एक वो डांस भी होता है जो आपका महाराष्ट्र का फेमस है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, वेयर आर द नागा, खासी एंड गारो हिल्स जोग्राफिकली लोकेटेड। नागा, खासी और गारो हिल्स जोग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न रेंज में, पूर्वांचल में लोकेटेड है। नागा, खासी, गारो ये कहाँ पर है, पूर्वांचल में लोकेटेड है। बालतोरो, द बालतोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। सो ये बालतोरो जो ग्लेशियर है ये आपका लोकेटेड है काराकोरम माउंटेन रेंज में। What is the name of the highest waterfall in India? So highest waterfall in India जो as per the source वो Jog Falls है and Kunchi Call is also cited in the detailed notes. So Jog Falls या कुंची काल फॉल्स, मतलब जो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ये आपका उस बेसिस पे कुंची कॉल आएगा। ऑप्शन, अगर ऑप्शन में देखना पड़ेगा प्रायोरिटी कौन सी है, फिर आप जॉग वो पहले कुंची कॉल देखना देन जॉग देख लेना। नेक्स्ट के ऑर्डर पूरे आपको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द टिपिकल पीएच कॉम्पोजिशन ऑफ लेटराइट सॉइल। टिपिकल पीएच कॉम्पोजिशन क्या है लेटराइट सॉइल का, जो फाउंड है इन हायर एलिवेशन एरियाज। तो लेटराइट सॉइल आपकी एसिडिक होती है। कॉमन लोकल नेम फॉर एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल इन इंडिया इज कल्लाड़। Study of rock is known as petrology. Salinity of soil is measured using what instrument? Using electrical conductivity meter. Which part of desert is considered the driest? Driest कौन सा है? वेस्टर्न राजस्थान है। कौन सी इंडिया की ऐसी साइट है जो रिसीव करती है रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून से? तो वो तो है आपकी तमिलनाडु साइड, साउथ वाली तमिलनाडु। टर्म जो यूज़ होता है फर्टाइल लैंड जो लोकेटेड है दो रिवर के बीच में, दोआब। नासिक आपकी है पेनिनसुलर रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, ये आपकी अच्छा पेनिनसुलर रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। कौन सा, नासिक महाराष्ट्र में कौन सी, वो पूछ रहे कौन सी रिवर, नदी का नाम बताओ। गोदावरी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। सतपुरा विंध्या रेंज, नर्मदा इजी है। ओके, कौन सी रिवर है जिसे हम सैंगपू कहते हैं तिब्बत में और दिहंग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में? ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत आसान सवाल था ये, तो आपको मैंने रिवर्स भी पढ़ा रखे हैं। कौन सी लोकेशन है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं ताकि वो गंगा बना सकें? तो देवप्रयाग सही जवाब है बिल्कुल। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है पर एस्चुरी बनाती है और एंटर करती है अरेबियन सी में? तो वो है आपकी ताप्ती और यू कैन से नर्मदा। ये दोनों क्या करती हैं, दोनों एस्चुरी बनाती हैं।
सूरत आपका लोकेटेड है गुजरात में और ये कौन सी नदी के पास है? ताप्ती नदी या तापी नदी। कौन सी नदी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स की तरह काम करती है हमारे इंडियन डेजर्ट रीजन में? तो वो है लूनी। लूनी नदी को बुला लो, ये आपके डेजर्ट में क्या कर देगी? लूनी। लूनी नदी जहाँ चलती है लू ज़्यादा, वहाँ चलती है लूनी नदी, यानी डेजर्ट एरिया। नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, और लोकेटेड कहाँ पर है वो? माजुली आइलैंड लोकेटेड है असम में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल प्लानिंग के लिए? तो वो है नीरी, यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? वैसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स किधर है? उत्तराखंड। सुंदर सी जगह है ना, वहाँ मेरी फ्रेंड भी रहती है, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। यस, बट आई डिडंट विजिट बट दैट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस। उत्तराखंड आप लोग जाइएगा, बहुत सुंदर है, मैंने सुना है। पहला नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ है? व्हाट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क? नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये शायद 5th क्लास में थे तभी पढ़ा दिया था, हालांकि आप लोग भूल गए होंगे। अच्छा, डाटा के सोर्स के हिसाब से व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया इज़ दी फॉरेस्ट लैंड? सो दैट इज़ 20%। तो वो कह रहा है कि सोर्स डाटा जो आपको दे रखा है, परसेंटेज ऑफ इंडिया के जोग्राफिकल एरिया की बात करें, फॉरेस्ट लैंड है, वो है हमारा 20% मात्र। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गंगा डेल्टा पॉपुलरली नोन एज सुंदरबंस। गुड। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसपे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया है अंडर द फॉरेस्ट कवर? तो वो है आपका मणिपुर। परसेंटेज की बात हो रही है, मणिपुर। सेंसस और ISFR के हिसाब से ये वैरी कर सकता है, बट फिलहाल ये इसका आंसर मणिपुर है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर, भरत लोगों के नाम होते हैं ना, फेमस एक्टर्स, इन सब के नाम होते हैं ना। तो ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपका कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में। क्योंकि मैंने क्या देखा, भरत नाम वाले थोड़े से ब्लैक, जैसे ब्लैक तो नहीं कह सकते हैं, बेसिकली मतलब आपको जैसे भी याद रखें, आप याद रखना कि भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। बर्ड सेंचुरी राजस्थान को बिलोंग करते हैं। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारी इंडिया में जो नेचुरल हैबिटेट है लायंस का? लायंस का याद करो, बताया था। ओ, गलत हो गया क्या? एक सेकेंड पीछे जाके बताओ यार। गिर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अब ठीक हो गया। गिर बायोस्फीयर रिजर्व, लायंस के लिए गिर कहाँ पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार नहीं, मन्नार, ठीक है। वेयर इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? केबल लामजाओ। केबल लामजाओ सिचुएटेड कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है केबल लामजाओ ऑन द लोकटक लेक। वेरी गुड। मटीरियल फॉर द क्रिकेट बैट्स नोन एज विलो is derived from trees and is in which type of forest? तो जो क्रिकेट बैट्स के लिए मटेरियल होता है विलो कहते हैं उसे, वो डराइव होता है ट्रीज से, और वो किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं? सो वो होते हैं आपके माउंटेन, पहाड़ी वाले फॉरेस्ट। तो ऐसे आप याद करो, पहाड़ी छक्का मारना है तो पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, जो पहाड़ी पे चढ़ता है वही छक्का मारता है, तो छक्का मारना बल्ले से होता है माउंटेन फॉरेस्ट। गुड। Which activist movement is famous for slogan Save the Forest and is known as चिपको आंदोलन? गुड। एग्रीकल्चरल टर्म्स में ज़्यादा क्रॉप्स कौन से होते हैं? ये सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स होते हैं। ये तब ग्रो करे जाते हैं जब रेगुलर क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, या फिर जब शॉर्ट सीजन होता है, राबी भी नहीं होता, खारिफ भी नहीं होता, उसके बीच का जो होता है, तब आपके ज़्यादा क्रॉप्स आते हैं। आप मुझे बताना ज़्यादा क्रॉप्स के एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में। ये आपके होमवर्क है, बताने आते हैं सच में। आई एम सीरियस अबाउट दिस। विच कंट्री इज इंडियाज मेन कॉम्पिटिटर इन ग्लोब जूट प्रोडक्शन? तो कौन सी कंट्री है इंडिया में जो मेन कॉम्पिटिटर है, कहाँ पर? ग्लोबल जूट प्रोडक्शन में। तो विच कंट्री इज इंडिया का कौन कंपटीशन देता है ग्लोबल जूट के प्रोडक्शन में? जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं,
तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर भी ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर है। व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है? तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की ग्लोबल रैंक पहली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ब्लू रेवोल्यूशन हमारी इंडिया में बढ़ रहा है और स्पेसिफिकली वो होता है फिश प्रोडक्शन के बढ़ने से। येलो रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? ऑयल सीड से। गुड। बीटी सीड, बीटी सीड समझते हो ना? बीटी सीड, व्हाट्स बीटी सीड, टेल मी, बताइए। तो जो बीटी सीड की टेक्नोलॉजी है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमसली एसोसिएटेड है किससे? कॉटन से। गुड। वेयर इज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया? जल्दी बताओ, फटाफट करते हैं। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल कहाँ पर मिलता है? झारखंड में। और गोल्ड कहाँ मिलता है? कर्नाटका में। कोल ज़्यादा कहाँ मिलता है? झाड़ियों में मिलता है, झारखंड में। पन्ना एक फेमस माइनिंग लोकेशन है मध्य प्रदेश में, और वो किसके लिए फेमस है? पन्ना फेमस है। पन्ना, हीरा पन्ना डायमंड के लिए फेमस है। फ्रॉम विच पोर्ट इज द आयरन ओर फ्रॉम द कुद्रेमुख माइंस प्राइमरली एक्सपोर्टेड? तो कौन से पोर्ट से आयरन ओर, फ्रॉम विच पोर्ट इज द आयरन ओर फ्रॉम द कुद्रेमुख माइंस प्राइमरली एक्सपोर्टेड? So that is your Mangalore port. That is your Mangalore port. Khetari in Rajasthan is world famous for mining of which metal? तो खेतड़ी फेमस है आपके कॉपर के लिए। अच्छा देखो, जिनको लग रहा है टेस्ट थोड़ा मुश्किल, तो वो क्या करें, पहले जाके वीडियो जो है देखें। अपनी हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की डली होगी आपकी ज्योग्राफी के नाम से, 3-4 वीडियो हैं। एक 280 वन लाइनर वाली भी डालेंगी, वो भी देखना। फिर ये देखना, और जिन पे टाइम कम है वो डायरेक्ट ये देखें। फिर से दोबारा इसे देखोगे तो तुम्हें आंसर याद आ जाएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि आपने करना तो फाइनली याद ही है, अब रिविजन पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस है, इनको याद ही करा जाता है। इनको मैं चाहे मैप पे भी दिखाऊंगी तो भी अभी फ़िलहाल टाइम वेस्ट होगा आपका। चलो, वेयर वॉज द पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई इंडिया में? दिग्बॉय, असम में। यस, गुड, वेरी गुड। डैम जो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है और स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है इंडिया में, तो ऐसे डैम का नाम है भाखड़ा नंगल डैम। टेहरी डैम कंस्ट्रक्ट है कौन सी नदी के पास? भागीरथी नदी के पास। बचपन में आ जाता है सवाल। नेम बताओ, इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन चैनल का नाम बताओ। इंदिरा गांधी कैनाल। नागार्जुना सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? टाइम्स अप, आंसर इज कृष्णा रिवर। नागार्जुना, अर्जुन को ज्ञान किसने दिया? कृष्ण जी ने, आसानी से याद कर लोगे। ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया में हमारा वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। डिस्प्यूट ओवर मुल्ला पेरियार डैम इन्वॉल्व्स विच 2 इंडियन स्टेट? तो डिस्प्यूट ओवर मुल्ला पेरियार डैम इन्वॉल्व्स विच इन 2 इंडियन स्टेट्स? तो दैट इज तमिलनाडु एंड केरला। विच इंडियन सिटी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स? कौन सी इंडियन सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स पाए जाते हैं? तो वो है दिल्ली। भीड़ भाड़ वहीं पर ज़्यादा है। डेंसिटी, हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया मैथमेटिकली डिफाइंड? तो डेंसिटी को आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। लोएस्ट सेक्स रेशो हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला। नेम ऑफ मोस्ट लिटरेट यूटी इन इंडिया? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यूटी है लक्षद्वीप में। कौन सा हिल स्टेशन का नेम है जिसे ट्रांसलेट करके हमने प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट करा है? तो वो है दार्जिलिंग। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ का ट्विन वीनस। शाबाश। स्पेसिफिक डे इन विच अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन? तो बताओ, स्पेसिफिक डे बताओ एग्जैक्टली। अर्थ जो है सन के पास होती है, अर्थ सन के पास है, सोचो पास है, पेरिहीलियन है ना। और ये आपका पड़ेगा 3 जनवरी को। वेरी गुड।
एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 astronomical unit. Earth rotates on its axis in how much time? 23 hours 56 मिनट एग्जैक्टली याद रखो, और 4.9 सेकेंड्स. सीजन्स क्यों होते हैं? अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से. मोशन ऑफ रेवोल्यूशन सिर्फ यही कारण नहीं है, एक्सिस का टिल्ट होना भी, उसका जो एक्सिस का टिल्ट है, टिल्ट होगी तभी तो सीजन होगा, ये भी कारण है, दोनों हैं. एट विच, तो बोथ आंसर आएगा. अगर ऑप्शन ए हुआ रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी हुआ टिल्ट ऑफ एक्सिस, ऑप्शन सी बोथ हुआ तो बोथ करना. विच जोग्राफिकल, इसलिए ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने होते हैं जब एक बार आंसर माइंड में सेट हो जाए. तो कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन है डे और नाइट ऑलवेज इक्वल लेंथ के होते हैं? तो वो इक्वेटर पे होते हैं हमारे. स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी. इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेडियो वेव्स जो हैं रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं? वो आपका आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं. टाइम का डिफरेंस बताओ फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन 2 प्लेसेस. मतलब हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जैसे ही लॉन्गिट्यूड आगे होता है तो टाइम का डिफरेंस आ जाता है 4 मिनट का. 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने 4 मिनट. नेम ऑफ द डे ऑफ द 23 सितंबर इक्विनॉक्स, ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स, उसे कहते हैं ऑटम वाला इक्विनॉक्स, स्प्रिंग वाला नहीं, ऑटम वाला. 23 सितंबर बोला ना इसलिए, 21 मार्च नहीं बोला हमने. ग्रेविटी इज डैश एट द इक्वेटर देन द पोल्स. ग्रेविटी इक्वेटर पे ज़्यादा होती है या जो खींचने वाली क्षमता है या पोल पे ज़्यादा होती है? इक्वेटर पे या पोल पे? बोलो. ग्रेविटी ध्यान से देखो इज लेस एट इक्वेटर. इक्वेटर पे कम होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है. इक्वेटर पे कम होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है. टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री से पास नहीं करता है? नहीं करता है वाली बात है, तो वो है पाकिस्तान से पास बिल्कुल नहीं करता है. इमेजिनरी लाइन्स जो कनेक्ट करती है प्लेसेस को सेम टेम्परेचर के हिसाब से, उसे कहते हैं आइसोथर्म. थर्म यानी टेम्परेचर, आइसोथर्म लाइन्स. आइसो मतलब सेम. मैप मेकिंग की साइंस को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी. इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है एरिया ऑन मैप्स, दैट इज प्लानीमीटर. बाउंड्री लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, रेड क्लिफ लाइन. मैकमोहन नहीं है, रेड क्लिफ है इसका आंसर. नेबरिंग कंट्री जिसका छोटा सा एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, तो वो है आपकी भूटान. भूटान. नेबरिंग कंट्री, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया. सबसे जोग्राफिकल एरिया छोटा सा किसका है? सबसे छोटा भूटान का है, बिल्कुल. विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट. तो डार्क कॉन्टिनेंट हम किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं. विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन. इसकी इस्टेब्लिशमेंट और इसका हेड क्वार्टर कॉमेंट में बताना, तभी पता चलेगा यहाँ तक वीडियो देखी या नहीं देखी है. ये क्वेश्चन लिखते जाओ पॉज कर करके. हाँ बताओ 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 बताओ. पहले टेस्ट पूरा करो. कौन सी कंट्री है जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन की मेंबर नहीं है? तो वो है आपका सिंगापुर. म्यांमार इज़ ऑल्सो नॉट द मेंबर, म्यांमार भी नहीं है. लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड पे पूरा, तो वो है ग्रीनलैंड. कॉन्टिनेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है पूरे वर्ल्ड में, ह्यूमिडिटी है, वो है साउथ अमेरिका में बहुत ह्यूमिड है. डोल्ड्रम बेल्ट कहाँ पर है? डोल्ड्रम होती है 0 से एक सेकेंड आंसर दिखाया नहीं. नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास होती है आपकी डोल्ड्रम बेल्ट. इक्वेटर के पास होती है आपकी डोल्ड्रम बेल्ट. ठीक है जी, बताना डोल्ड्रम बेल्ट की तरह इक्वेटर के पास है. कैपिटल सिटी ऑफ रवांडा. रवांडा की कैपिटल सिटी क्या है? किगाली. वेरी नाइस. माउंटेन रेंज जो सेपरेट करती है यूरोप को एशिया से, यूरल माउंटेन, ये तो पढ़ाया था. कौन सी यूरोप की कंट्री है जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट है? तो है जर्मनी. मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड यूजिंग द डैश स्केल. बताओ रिचर स्केल. ये रिपीटेड क्वेश्चन है.
प्राइमरी कॉज बताओ, सुनामी का प्राइमरी कारण क्या है? जो अर्थक्वेक जब सी फ्लोर पे आते हैं तो सुनामी होती है। सॉइल रिलेटेड फैक्टर इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एडाफिक फैक्टर्स। So soil characterized due to the red color due to the presence of iron is red soil. What is the term for disintegration? Disintegration of rocks in their original place is weathering. What is the longest river in Europe? सबसे लंबी रिवर यूरोप में वोल्गा। कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस कर जाए? तो वो है आपकी कॉन्गो ज़ारे रिवर। ठीक है, बताइएगा कॉन्गो ज़ारे रिवर कैसे करती है 2 बार इक्वेटर से क्रॉस? कहाँ से करती है बताओ। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो करती है 2 बार क्रॉस, वो तो है आपकी लिम्पोपो रिवर। ये भी बताओ, ये भी वर्ल्ड की रिवर है, इसके बारे में पढ़िए। फिर बताइए टेम्परेट ग्रास लैंड नॉर्थ अमेरिका के क्या कहते हैं हम उन्हें? प्रायरीज। और भी मैंने आपको 2 टेम्परेट ग्रास लैंड पहले बताए थे, उनके साथ इसे याद कीजिएगा। फिर टर्म फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, बिना सॉइल की कल्टीवेशन करने को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। कौन सी कंट्री है जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है? तो वो आपकी चाइना है। चाइना से चावल। कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील से कॉफ़ी, ब्राज़ील। क्लोव एक कॉमन स्पाइस है जो ऑब्टेन्ड होती है कौन सी पार्ट ऑफ प्लांट से? फ्लावर की बड होती है ना, वैसे ही ऑब्टेन होती है। कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरानियम इन द वर्ल्ड, यूरानियम की वो है आपकी कनाडा। कज़ाकिस्तान इज़ द मॉडर्न लीड, वैसे कज़ाकिस्तान मॉडर्न लीड है पर वैसे कनाडा है। विच टाइप ऑफ कोल इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है? वो आपका है एंथ्रासाइट है। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड। इजी। एब्रीविएशन ऑफ द PSLV फॉर एन इंडियन स्पेस साइंस स्टैंड फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आसान है। विच स्पेस मिशन वॉज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली लैंड हो गए थे हमारे ह्यूमंस मून पे? तो था अपोलो 11 का मिशन। एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज रिलीज बैक इन एटमॉस्फेयर? इज डीनाइट्रिफिकेशन। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने कवर कर लिए सारे टॉपिक। ठीक है जी, तो थैंक यू गाइस। और आपको पता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों करना होता है? क्योंकि आपको काम की वीडियोस मिलती रहे। इस इतने बड़े यूट्यूब पे आपको काम की चीज़ के लिए भटकना ना पड़े, उसके लिए करना होता है। और शेयर इसलिए करना होता है ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिले और ये वीडियो आगे तक जाए, जिससे ईज़िली बच्चों को भी मिल सके। और लाइक करने का कारण भी आपको पता है, ताकि बच्चों को पता चले कि वीडियो काम की है।